यहाँ पर एक बात बेहतरीन तरीके से जान लो और अच्छे से सुन लो। एक बात बेहतरीन तरीके से जान लो और अच्छे से सुन लो कि आप एक जो नॉलेज है लेना है ना, उस नॉलेज से आपको कई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो जानने को मिलेंगी। मैंने उस दिन समझा दिया था कि गांधी जी भारत में नहीं थे तब भारत के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। गांधी जी के भारत में आने के बाद में, क्योंकि भारत के लोगों के अंदर एक वैक्यूम बन चुका था यहाँ पर इंडिया में, और भारत के लोगों को एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत थी, एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत थी जो भारत का कोई एक नेता ऐसा उभरे जो भारत के लोगों को साथ आगे लेके जाए और एक ऐसा बदलाव करे जिससे समाज में एक क्रांति आ सके, लोगों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों को खड़ा किया जा सके। गांधी जी यार ना, एक बात कह दूं तुम्हें, लोग कितना ही तारीफ करें, कितनी ही बुराई करें, उस समय पर उस आदमी की फैन फॉलोइंग इतनी थी ना कि आज इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले की नहीं हो सकती, इतनी फैन हुई। सोचने वाली बात है, बीच में मत बोलना, अपना ज्ञान अपने पास तक रखो, हमें मत दो। उस समय पर उस व्यक्ति की जो फैन फॉलोइंग थी, और यहां पे आपको समझ में आएगा कि चैलेंज को चैलेंज कैसे करते हैं, जो चुनौती आई है उसको चुनौती कैसे देते हैं, ये गांधी जी ने सिखाया है। आते ही ऐसा नहीं है कि भारत में आते ही आंदोलन शुरू कर दिया, नहीं, पहले स्टडी किया, चीजों को स्टडी किया। जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो वो एज अ स्कॉलर, एज अ प्रोफेशन वो एक बैरिस्टर थे, वकील, लेकिन जब वो भारत में आए तो एक सन्यासी के रूप में भारत आए। किस रूप में आए? सन्यासी के रूप में भारत आए। मायने ये नहीं रखता कि आपकी शुरुआत कैसी है, मायने ये रखता है कि आपका अंत कैसा हुआ। परिणाम तय नहीं करते हैं, सफर तय करता है कि मेहनत क्या है। गांधी जी का सफर बढ़ रहा है। डाइट आज़ादी बता दी क्या? डाइट आज़ादी बता दी, डेट बता दी आज़ादी की? नहीं, सफर पढ़ रहे हैं, एक ट्रेवलिंग पढ़ रहे हैं, मेहनत की। उन्नीस 1915 में भारत में गांधी जी आए, एंड यू हैव ऑलरेडी नो दैट कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 में और 1918 में खत्म हुआ। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, मतलब जिस समय गांधी जी भारत में आए हैं उस वक्त पर दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। दुनिया में वर्ल्ड वॉर नहीं चल रहा था, यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज आपस में लड़ रही थी, एक दूसरे की हेल्प कर रही थी। इसमें दो ग्रुप थे, एक थी अलाइड पावर और एक थी सेंट्रल पावर। कोई भी ज्ञान मत देना मुझे, बोलना मत बीच में, जितना आता है अंदर रखो वो चीज। एक थी अलाइड पावर और एक थी सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में 4 देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और रशिया, जो कि पहले जाना जाता था यूएसएसआर के नाम से। और इधर मेनली 2 थे, जर्मनी, इटली, जापान। इन 3 को याद करो। इनके बीच में वॉर स्टार्ट हुई थी, तो इस वॉर को नाम दिया गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और यहाँ पर अलाइड ग्रुप में एक कंट्री थी जिसका नाम था ब्रिटेन। ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया और ये बोला कि हम इस युद्ध में पार्टिसिपेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। देखो, ये बात ब्रिटेन बोल रहा है कि जर्मनी, इटली दुनिया के लोगों का शोषण कर सकते हैं, इसलिए हम उनको रोकेंगे। ये बात ब्रिटेन बोल रहा है। मतलब सोचने वाली बात है। खुद इतने कांड कर दो और फिर ऐसा बोलो कि सामने वाला कुछ बोल ही नहीं सके, निशब्द हो जाए,
वाह यार गजब। मतलब अपन क्या क्या बोले ब्रिटेन को। भारत में देख लो भाई, कौन शोषण कर रहा था? ब्रिटेन कर रहा था। ये बात गांधी जी को पता पड़ी। गांधी जी की एंट्री देखो तुम, गांधी जी की एंट्री देखो। उनकी एंट्री ये थी कि जब वो भारत आए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका था। वो ब्रिटेन वॉर में इन्वॉल्व था, और ब्रिटेन वॉर में इन्वॉल्व है और ब्रिटेन भारत पे कब्जा किए हुए है। तो ब्रिटेन अपने पर राज कर रहा है, तो ब्रिटेन अपने यहाँ के लोगों को भी तो वर्ल्ड वॉर में भेजेगा। हालांकि ये गलत है या सही है? गलत है। लेकिन एज अ ड्यूटी, अपन उसकी कॉलोनी है, अपन उसकी गुलाम है, तो अपना भी ये एक कर्तव्य बनता है कि अपन उसको आज़ाद कराएं या उसकी हेल्प करें ब्रिटेन की। ये बात गांधी जी को पता पड़ी कि यार अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत है। गांधी जी ने मौका देके चौका मारा। दिमाग। गांधी जी को भारत में आने के पहले कौन जानता था? छोटे मोटे अच्छा जानते थे, क्योंकि गांधी जी मिडिल क्लास थे और उनको बिजनेस क्लास के लोग भी जानते थे। गरीब नहीं थे वो, मिडिल क्लास और बिजनेस क्लास के लोग थे, तो उनको जानते थे। तो गांधी जी ने दिमाग लगाया कि मेरे को अंग्रेज तो जानते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को अंग्रेज जानते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं। अब देखो, सुड़ करके पीने में ही मजा है ना, वो एहसास, आवाज, अरिजीत सिंह की आवाज, एहसास। अब देखो, तो गांधी जी ने देखा कि अंग्रेजों को मालूम है मैं पढ़ा लिखा हूं और अंग्रेज लोगों को जानते हैं, लेकिन भारत के लोगों को मालूम नहीं है कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी करके कोई इंसान है जो भारत के अंदर क्रांति लाने वाला है, या उनका उद्देश्य है। पूरा 1 साल भ्रमण किया, पूरी स्टडी करी। गांधी जी ने बोला यार दिक्कत है। बोले दिक्कत है? बोले क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत ये है कि भारत के लोगों को अपने अधिकारों तक पहुंचाना है, वो अपने अधिकारों को जानते ही नहीं है। बोले दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? गांधी जी ने बोला कि अब मैं क्या करूं, मुझे एक अप्रोच तो चाहिए। हालांकि गांधी जी ने अलग अलग कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, तो गांधी जी ने अलग अलग जगह जाकर कॉन्फ्रेंस देखी। क्या देखी? कॉन्फ्रेंस इकट्ठी करी, उन लोगों को समझा। पता है क्या हुआ? अंग्रेजों को जरूरत सैनिकों की युद्ध में लड़ने के लिए, और इधर भारत के लोग गांधी जी को जानते नहीं है। अब गांधी जी ने दिमाग लगाया। गांधी जी ने तो क्या किया, हालांकि बुक में नहीं है ये चीज, बुक में सिर्फ एक चीज कीवन है कि सार्जेंट किसको बोला गया? गांधी जी को बोला गया। सार्जेंट किसको भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको बोला गया? गांधी जी को। गांधी जी ने स्टेज पे जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि अंग्रेजों का ये दायित्व है और अपना ये दायित्व है कि अपन अंग्रेजों की अभी मदद करें, और फिर उसके बाद अपन जब वर्ल्ड वॉर से ख़त्म निकल जाएंगे, अंग्रेज लोग जब वर्ल्ड वॉर से निकल जाएंगे तो ये अपने लिए ज़रूर कुछ करेंगे। तो अपने लोगों के अंदर उम्मीद जगी, तो बोले हाँ ठीक है, अंग्रेजों की मदद करो। अंग्रेज अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है, सही बात भी है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है। और सुनना तो, ये बात गांधी जी बोल रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है तब, और वहीं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलेगा 1942 में, तब गांधी जी बोलेंगे करो या मरो, अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ दे रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गांधी जी को फेम मिल चुका है, पीछे फॉलोवर्स हैं, अब अंग्रेजों की ज़रूरत है क्या? गांधी जी ने बोला 1915 में कि आप अंग्रेजों का साथ दो, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा अंग्रेज लोग अपने लिए कुछ ना कुछ करेंगे। भारत के लोगों ने साथ दिया, इसलिए इनको बोला गया सार्जेंट बोला गया। क्या बोला गया? सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट बोला। अंग्रेज लोग खुश, अंग्रेज खुश यार कोई इंसान है भारत में जो हमारे लिए बोल रहा है। दिमाग देखो गांधी जी का। देखो बांग्लादेश से मैच होगा तो बांग्लादेश से अच्छा खेलना पड़ेगा, अफगानिस्तान से मैच होगा तो अफगानिस्तान से अच्छा खेलना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया से मैच होगा तो ऑस्ट्रेलिया से अच्छा खेलना पड़ेगा। इसका मतलब अभी ब्रिटिशर्स को हराना है तो ब्रिटिशर्स से ज़्यादा सोचना पड़ेगा। गांधी जी ने बोला
इनका साथ दो। अंग्रेज खुश और एक आदमी है जो हमारे साथ दे रहा है, पुलिस को अवार्ड दे दो। क्या दे दो? अवार्ड। गांधी जी को एक अवार्ड दिया अंग्रेजों ने, उस अवार्ड का नाम था केसर ए हिंद। उस समय पर भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा था जो अंग्रेज देते थे? उसका नाम था केसर ए हिंद। तो गांधी जी को कौन सा अवार्ड मिला? केसर ए हिंद। अभी जो अवार्ड, जैसे अभी भारत रत्न किसी को मिल जाए तो उसको जेड सिक्योरिटी मिलेगी, उसको फेम मिलेगी, न्यूज़पेपर में नाम आएगा। गांधी जी को फेम मिल गया, गांधी जी को फेम मिला। एक फेम नहीं मिला लेकिन ब्रिटिशर्स की तरफ से एक रिलैक्सेशन मिल गया। अब गांधी जी कहीं भी जाते थे ना तो ब्रिटिशर्स एकदम रोकते नहीं थे उनको कि यार इसको अपना सपोर्ट करता आदमी, बाद में यही मार के भगाएगा। गांधी जी को, अंग्रेजों को मालूम नहीं था, अंग्रेजों को मालूम नहीं कि बाद में यही मार के भगाने वाला है। इतना दिमाग उस महानायक में था। और लोग गांधी जी की बुराई करते हैं, लोग सावरकर की बुराई करते हैं, लोग सावरकर की बुराई करते हैं, सावरकर जी की। अरे उस समय पर वो सही थे, आप इतिहास में आलोचना क्यों कर रहे हो? लोग जिन्ना की बुराई करें क्योंकि उसने पाकिस्तान बनाया है, लेकिन जिन्ना अपनी जगह सही होगा पाकिस्तान के लोगों के लिए। आप उस समय की कंडीशन को तो समझे नहीं, आपने आलोचना करना शुरू कर दिया और आपने राजनीति को नहीं समझा। ये तो राजनेता लोग कर रहे हैं, ये हम इसकी तरफ है, हम इसकी तरफ है। अरे भाई तुम डेवलपमेंट करो ना, गरीबी हटाओ, महंगाई कम करो, एम्प्लॉयमेंट दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी गलत है या कांग्रेस गलत है, आज का मुद्दा ये होना चाहिए। मुद्दा भटका क्यों रहा? कोई नेहरू के लिए लड़ रहा है तो कोई गांधी के लिए लड़ रहा है। अरे तुम डेवलपमेंट करा दो। तो केसर ए हिंद का अवार्ड मिल गया गांधी जी को, लोकल फेम मिली, एक सपोर्ट मिला। अब गांधी जी क्या कर रहे थे? अलग अलग जगह कॉन्फ्रेंस में भी जा रहे थे। क्या कर रहे थे? अलग अलग जगह कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। गांधी जी ने जो काम किया ना, वो काम सुनना। एक बनारस में सेशन चल रहा था, कांग्रेस का नहीं था, ऐसे सेशन चल रहा था, एक मीटिंग चल रही थी। वहाँ बड़े अमीर अमीर लोग आए। क्या है? बड़े बड़े अमीर लोग आए। सुनना गांधी जी ने क्या बोला वहाँ पे, उस सभा में क्या बोला गांधी जी ने, सुनना। कैसे बनते हैं नेता और कैसे बनते हैं लीडर, सुनना। गांधी जी ने क्या बोला? जितने भी आप अमीर लोग बैठे हो, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने भी आप जमींदार बैठे हो ना, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप भारत के लोगों को पैसा दो, आप उनको पढ़ाओ, आप उनकी मदद करो। आप गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को लूटो मत। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनको आगे लेके आओ, क्योंकि जब तक किसान लोग आंदोलन में नहीं जुड़ेंगे तब तक आंदोलन बढ़ ही नहीं सकता आज़ादी के लिए। तो लोग हर साल इकट्ठे तो होते थे, लेकिन असली बात किसने पकड़ी? गांधी जी ने। किसने पकड़ी? गांधी जी ने। और गांधी जी ने बोला गरीबों को और किसानों को और मजदूरों को पकड़ो और उनको डेवलप करो, इनका मन जीतो। इनको जीतोगे ना तब जाके तुम्हारा साथ आधी रात को देंगे। क्योंकि गांधी जी की भी तो किसी ने मदद करी थी ना बाहर पढ़ाने के लिए। तो गांधी जी ने दिमाग लगाया कि लाया। तो 1915 में, 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अपन लोग ब्रिटेन कॉलोनी थे, अपन लोगों ने ब्रिटेन की मदद करी। गांधी जी ने बोला इसलिए आगे पढ़ोगे ना, 1918 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा ना फर्स्ट, तो अंग्रेज लोग कुछ करेंगे नहीं भारत के लोगों के लिए, कुछ नहीं करेंगे। तो यही गांधी जी आगे चल के आंदोलन शुरू कर देंगे। दिमाग देखो, दिमाग कब साथ देना और कब साथ देना और कब साथ नहीं देना। इतना दिमाग था आदमी के अंदर। अकेला आदमी भारी था सबका अंग्रेजों, मतलब ये अंग्रेजों के सामने से निकल जाता था तो भी अंग्रेज कुछ बोल नहीं सकते थे इस आदमी को। एकमात्र ऐसा आदमी था जिसको अंग्रेज कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि जब निकलता था ना तो अपने आसपास पहले न्यूज़पेपर वालों को लेके चलता था, क्योंकि जैसे निकलेगा तो अमेरिकन न्यूज़पेपर वाला भी है, इंडियन न्यूज़पेपर वाला भी है, चाइनीज़ न्यूज़पेपर वाला भी है, जापानीज़ न्यूज़पेपर वाला भी है, सब इंडिया में रुके हुए थे। बोले भारत को देखते हैं अंग्रेज लोग कर क्या रहे हैं, तो ये उनको साथ लेके चलता था। जैसे ही कुछ करेंगे अंग्रेज छाप देंगे येलो। दिमाग, और दिमाग आता है शिक्षा से, समझ से। शिक्षा नहीं, समझ से। और समझ पैदा होती है अकेले रहने से। अपने आप को ताकत रखो। You have to become powerful. You have to become powerful.
1915 में गांधी जी पूरा एक साल 15 से 16 पूरा एक साल क्या करें, भारत में घूमे हैं और पूरा फेम इकट्ठा किया। गांधी जी ने जैसे यूँ समझ लो कि साउथ अफ्रीका में वो प्रैक्टिस मैच खेल के आए थे और यहाँ पर वो टूर्नामेंट खेल रहे थे और आगे चल के वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। जब उनको भगा देंगे तो वर्ल्ड भगा देंगे ना उनको यहाँ से, तो वर्ल्ड कप खेलेंगे 1947 1942 में। बीच में आईसीटी टूर्नामेंट भी खेलेंगे, समझा। थोड़ा इंजर्ड हो जाएंगे तो जेल भी जाएंगे सब कुछ समय के लिए इंजर्ड भी होंगे, जेल भी जाएंगे, समझे बात को। तो गांधी जी का सफ़र जो है ना बड़ा अच्छा है। एक कभी प्लेयर उभर रहा है, कभी डाउन जा रहा है, दिमाग समझना है, दिमाग समझे। तो 1915 में गांधी जी को एक अवार्ड दिया, केसर ए। अब जो मैं चीज बताऊंगा वो और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अभियान आगे बढ़ेगा। अब गांधी जी है ना पूरा भारत तो घूम लिए, दे स्टडीड अबाउट द कंडीशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। उन्होंने एक साल स्टडी कर ली इंडियन सोसाइटी को। अब गांधी जी का वक्त है मेन फ्रंट पे आने का। अब वक्त है गांधी जी को एक छोटा मोटा टूर्नामेंट खेलने का। तो गांधी जी पहले शुरू में 3, सुनो बात को, गांधी जी 3 छोटे टूर्नामेंट खेलेंगे और फिर उसके बाद गांधी जी 3 बड़े वर्ल्ड कप खेलेंगे। 3 छोटे टूर्नामेंट को यहाँ पे देखेंगे, ईयर याद करेंगे और 3 बड़े वर्ल्ड कप को आगे पढ़ेंगे। 3 छोटे टूर्नामेंट जो गांधी जी खेलेंगे, मतलब गांधी जी 3 ऐसे कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिसमें गांधी जी जीतेंगे। कभी हारे ही नहीं है, एकमात्र प्लेयर है जो कभी हारा ही नहीं है, हमेशा मेन फ्रंट पे। बैकफुट पे तो खेले ही नहीं कभी और ना कभी डिफेंस खेला, हमेशा अटैकिंग। जब भी मैदान में उतरे हैं अंग्रेजों को धौल चटाइए। गांधी जी 3 छोटे इवेंट्स करेंगे और 3 बिग इवेंट्स करेंगे। इधर सुन लो, मत बोलो ना। 3 स्मॉल इवेंट्स, 3 बिग इवेंट। 1915 से लेके 1916 तक, 1915 से 1916 तक ये 1 ईयर के इंडिया के टूर पे थे। पहले नंबर का इवेंट, फिर दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का। यही से आपकी बोर्ड की क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। यहीं से आपके 99 और 100 मार्क्स लाने का सफर शुरू हो जाता है। यहीं से उसके पहले का सफर यहाँ से श्योरिटी हो जाती है। वो तो बेस तैयार हो गया ना, अब आपको अब पता पड़ गया। अब गांधी जी पूरा भारत घूम लिए। अब गांधी जी को लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के मैटर सुलझाओ ना, हमारे यहाँ क्या के मैटर सुलझाओ ना, आपके अंग्रेजों से अच्छी बनती है, ऐसा करो ना। तो सही बात है। पहला ईयर 1917, सुनना बात को, यहाँ पर भी 1917 और यहाँ 1918। और पता है एक बात बोलूँ, हमेशा मेरी क्लास में मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि जो अंग्रेज जब से रहे और जब तक रहे ना, तब से लेके तब तक एक साल ऐसा था जिस साल ने भारत के लोगों के अंदर खून में उबाल दे दिया। और इस साल ने क्लियर कर दिया कि अंग्रेजों को मारो या कुछ भी करो, बस देश से भगा दो। क्योंकि इस साल अंग्रेजों ने बहुत नुकसान किया था, डायरेक्ट नुकसान किया था। वो इवेंट मालूम है 1919 का हर 1000 लोगों को गोली मार दी। तो 1919 बाद में पढ़े, पहले ये तो पढ़ लें। 1917 को गांधी जी ने एक इवेंट किया। उसी साल गांधी जी ने एक और किया, उसके बाद एक किया। 1917 को पहला इवेंट जो था, इसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। क्या बोलते हैं? चंपारण सत्याग्रह। अभी बस इतना लिखना नहीं है, वो कुछ नहीं बोलना। चंपारण सत्याग्रह। उसी समय 1917 को, उसी साल में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में गांधी जी ने दूसरा इवेंट किया। इसको बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह। क्या बोलते हैं? खेड़ा सत्याग्रह।
और तीसरे नंबर पे गांधी जी ने किया था अहमदाबाद मेल स्ट्राइक। अहमदाबाद मेल स्ट्राइक। तो अब आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। एमसीक्यू क्वेश्चन है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया? 1917 में किया। हालांकि 2 साल पहले तक में ये 16 लिखता था, ये 17 लिखता था, ये 18 लिखता था। ये 16 में इसलिए लिखता था क्योंकि उस समय एनसीईआरटी बुक में 16 गिवन था, अब की एनसीईआरटी में 17 गिवन है, इसलिए अपन इसको 17 करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और 1918 में अहमदाबाद मेल स्ट्राइक हुई थी। आज अपन पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चंपारण। चमकादड़ नहीं भाई, चंपारण चंपारण। अच्छा मोमो और कुछ नहीं था खाना वाना। चंपारण सत्याग्रह। चलिए पहला पॉइंट यहाँ पर आप पहले इशू समझना, आप पहले इशू समझना। चंपारण जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, वो बिहार में आता है। कहाँ आता है? बिहार में। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज समझाऊंगा, मैं आप समझिएगा। आपको मालूम है कि अंग्रेज लोग सबसे पहले भारत में कहाँ है? बंगाल में है। बंगाल के जस्ट पास में बिहार है। हालांकि वो बिहार जो है वो पहले बंगाल का ही पार्ट था, लेकिन अब वो एक अलग स्टेट बन चुका है और बिहार बन चुका है। तो अंग्रेज लोग कहाँ पे थे? बंगाल एरिया में थे एक तरीके से, तो अपन तो उसको बिहार लिखेंगे। तो चंपारण में क्या होगा? अब वहाँ पूरा क्या है? वो एरिया क्या है? हाई फर्टाइल सॉइल वाला एरिया है। कौन सा एरिया है? हाई फर्टाइल सॉइल वाला एरिया है। तो अंग्रेज लोग, आप लोगों को मालूम है, अंग्रेज लोग इतने बेकार थे ना भाई, हाई फर्टाइल वाले सॉइल एरिया में क्या करते थे? ये प्रोडक्शन करवाते थे। दिक्कत ये थी, प्रोडक्शन हम कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमारी देश की मिट्टी सोना उगले उगले ये होती, कोई दिक्कत नहीं, हमारे देश की मिट्टी तो ये उगलती है, तो हमारी मिट्टी इंडिगो ही उगल देगी, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिगो कल्टीवेशन कराते थे। क्या कराते थे? इंडिगो कल्टीवेशन, इसको बोलते हैं नील की खेती। क्या कराते थे? नील। ये एक पौधा होता है, सुनिए बात को, इंडिगो एक प्लांट होता है जिससे कलर बनता है। क्या बनता है? कलर बनता है। अंग्रेज लोग इंडिगो का प्लांटेशन कराते थे। दिक्कत ये थी कि ये कई सालों से करा रहे थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि अब इनको इसकी जरूरत नहीं थी, और जिस प्राइस का इंडिगो होता था ना, उससे कम रेट में ये प्राइस पर क्या करते थे? किसानों से खरीदते थे। और किसानों, इनका क्या फर्ज बनता है कि किसानों को उनके खाने की क्रॉप तो प्रोड्यूस करवा दें। और पता है किसानों से खाने की क्रॉप प्रोड्यूस नहीं करवाते थे, और ज़बरदस्ती उनसे ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस कराते थे जिससे उनको कोई डायरेक्ट फ़ायदा होता था, उनको खाने के लिए मिलता ही नहीं था किसानों को। अब क्या हुआ इससे? किसान लोग खाने से भी मर रहे हैं, और अंग्रेज लोग पैसा भी कम दे रहे, तो खरीदेंगे कहाँ से फिर? तो जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में मिट्टी में फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा हो, उसके बाद वो राज्य, वो क्षेत्र भूखमरी में चला जाए, इसका मतलब वहाँ की शासन कैसा है? वहाँ का खराब है, वहाँ की सरकार कैसी है? खराब है। तो गांधी जी गए चंपारण, और वहाँ के लोकल लीडर, जब गांधी चंपारण गए, बिल्कुल स्टेशन पे बहुत लोग लेना है इनको, एकदम बहुत बड़े फेम से लेना है इनको। गांधी जी ने उनकी समस्या को समझा और अंग्रेजों के खिलाफ पहला सत्याग्रह चलाया। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, रिक्वेस्ट फॉर ट्रुथ, कि ये सच है। वो बोला हम खेती करेंगे ही नहीं, मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो, और हम तुम्हारे खिलाफ लड़ नहीं रहे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब अंग्रेज कुछ कर सकते हैं? जब तक एक इंसान लड़ाई नहीं करेगा, अंग्रेज कुछ कर ही नहीं सकते हैं। भाई सही बात है ना, ये तो चुप रह के अपने अधिकार मांग रहे हैं, और फिर पूरा दुनिया देख रही है कि होता क्या है पहले मैच में। और पहले मैच में ब्रिटिशर्स को बैकफुट पे जाना पड़ता है, और इंडिगो कल्टीवेशन को ख़त्म करवाया। और जब ये बात पूरे भारत को पता पड़ी, तो भारत के लोगों में एक उम्मीद जागी कि एक ऐसा नेता है जो अंग्रेजों को झुका रहा है, और सत्य के बल पे और अहिंसा के बल पे। इसलिए गांधी जी का पथ कौन सा था? अहिंसा और सत्य, सत्य और अहिंसा के बल, क्योंकि सत्याग्रह उन्होंने किया था। बोले हम तो सच बोल रहे हैं, अब हमें मार दो, कोई दिक्कत, अब हमें मार दो, लेकिन हम कल्टीवेशन नहीं करेंगे क्योंकि हम गलत नहीं हैं।
गांधी जी ने बोला वायलेंस नहीं करना है, वायलेंस करेंगे तो अंग्रेजों को मौका मिल जाएगा जेल में डालने का, सरकार के खिलाफ लाठी नहीं उठानी है, सरकार अपने खिलाफ लाठी उठाए दुनिया देखेगी तो बेइज्जती होगी। तो इसमें कौन जीता इस मैच में? गांधी जी जीता। और इंडिगो कल्टीवेशन को क्या कराना पड़ा? खत्म कराना पड़ा, क्योंकि ये हाई रेट में लेते थे, सॉरी चीप रेट में लेते थे और इनको हाई रेट में बेचते थे और फूड क्रॉप्स का कल्टीवेशन नहीं कराते थे। इतना सा इवेंट है चंपारण सत्याग्रह। दूसरा जो गांधी जी ने पारी खेली वो थी खेड़ा सत्याग्रह। लिखेगा कोई नहीं। आपको मालूम है ये अपना प्यारा भारत, आप लोगों को मालूम है ये इंडिया है, ठीक है। गांधी जी चंपारण के बिहार में सक्सेसफुल इवेंट कर चुके थे। अब वक्त था गांधी जी को जहां से दूसरी जगह से बुलाया जा रहा था। गांधी जी को बुलाया गया खेड़ा से। खेड़ा पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अंग्रेज लोग किसानों से जो टैक्स वसूलते थे उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता था और किसान देते भी थे। इसका मतलब अपने इंडिया के लोग कितने सक्षम थे कि ज्यादा टैक्स होने के बाद भी लोग बगावत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर गांधी जी का सपोर्ट लेके गांधी जी अगर कोई सत्याग्रह करेंगे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोग परेशान थे। ये वो समय था ना भाई 1970 का, जब अंग्रेज लोग भारत के लोगों से खतरनाक तरीके से लगान वसूल रहे थे। आप बोलोगे ये वो समय का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर चल रहा था फर्स्ट, अंग्रेजों को किस चीज की जरूरत है? पैसे की। कहां से लेंगे? खाने राशन की जरूरत है, कहां से लेंगे? तो शोषण किसका होता? इंडियंस का। तो बोले भाई खेड़ा में हुआ क्या था? ध्यान से सुनना प्रतिबंध। खेड़ा में हुआ क्या था? खेड़ा में हुआ ये कि इस साल, किस साल? 1917 को यहां पर क्रॉप फेलियर हो गया। क्रॉप फेलियर मतलब यहां पर जो फसल थी वो नष्ट हो गई। कई बार होता है ना, ओलावृष्टि हो जाती है, बर्फ गिर जाती है, सूखा पड़ जाता है ना, पड़ जाता है ना, तो सरकार मुआवजा देती है ना किसानों को कि भैया इतना मुआवजा दे दो यार, बेचारे तो साल भर जिएंगे कैसे। ये हुआ था यहाँ पर क्रॉप फेलियर हो गया। और बताओ सरकार को मुआवजा देना चाहिए ना, उल्टा मुआवजा देने की जगह क्या कर रही है? ले लिया। उल्टा मुआवजा देने की जगह क्या कर रही है? ले लिया। अब ये सरकार अच्छी है। ये बात वहां पर गांधी जी ने समझाई, बोले देख लो ये तुम्हारे संविधान और तुम्हारे कानून है जो तुम दुनिया को बताते हो कि अगर फसल नष्ट हो जाएगी तो आपको सहायता देनी है कि लेनी? देनी है। और आप क्या कर रहे हो? ले रहे हो। पहली चीज यहाँ पर क्रॉप फेलियर हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर फेमाइन फैला। फेमाइन मतलब अकाल। डीजल था ये। अब फेमाइन नहीं था, फेमाइन नहीं, सॉरी, यहाँ पर प्लेग फैल गया था। प्लेग मतलब होता है बीमारी। क्या होगी थी? बीमारी। बीमारी फैल गई। अकाल तो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है। तो सोचो अंग्रेज लोग कितने क्रूअल हैं कि फसल नष्ट हो चुकी है, फसल नष्ट हो चुकी है, प्रोडक्शन नहीं हुआ है, लोग परेशान हैं, बीमारी है, अकाल है, भूखमरी है, पैसा नहीं है और इनको टैक्स चाहिए। इनको टैक्स चाहिए जब कुछ नहीं है तब भी। तब गांधी जी बोले यार तुमने कानून बनाए हैं, क्या कर रहे हो ये तुम? तब जाके गांधी जी ने क्या करा? सत्याग्रह किया। तो
तो सत्याग्रह गांधी जी ने किया। और पता है आपको, बात मानोगे, चौहान बद्दियों नहीं आने, अंग्रेजों को बैकफुट पे जाना पड़ा और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। बोले ठीक है, इस साल का लगान माफ। तो यार सोचो, जो इंसान लगान माफ करा रहा है ना, जो इंसान टैक्स माफ करा रहा है, तुम्हारे पिताजी की सैलरी से टैक्स नहीं कटेगा। अरे लोग 2000 में बिक जाते हैं, इस इंसान ने पूरे किसानों का क्या माफ करा दिया, लगान। अब बताओ, ये इंसान गलत हो सकता है? और खुद की फैन फॉलोइंग बढ़ेगी तो इंसान खुश तो होगा ना यार, वो अलग चीज है, वो पर्सनल लाइफ है, लेकिन लोगों के लिए तो काम है, लोगों के लिए तो भगवान का रूप एक तरीके। और बात मानिए मेरी, किताबों में लिखा गया है, किताबों में लिखा गया है 12th क्लास की, जब नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे और गांधी जी का नाम टॉप पे था, लोग भगवान का रूप में देखते थे गांधी जी को, तब किताबों में लिखा गया, किताबों में 12th क्लास की, कि अफवाह फैल गई थी कि एक बार किसी आदमी ने गांधी जी की बुराई करी और उसका अगले दिन घर जल गया। भगवान में होती ना ये सब बातें, ताकत। तो एक बार गांधी जी की तारीफ करी किसी ने और उसके सारे काम हो गए अपने आप। ये अफवाह फैली गांधी जी को लेके, तो कहीं ना कहीं किसी को लेके अफवाह फैल रही है, तो वो इंसान करने की जरूरत आपको तब है जब आप गलत हो। जब आप सही हो तो आप अकेले भी खड़े हो, सही हो, ईश्वर अपने साथ। तो खेड़ा सत्याग्रह में किसकी जीत हुई? गांधी जी। समझ बात को? इतना समझ में आया? अब अपन बढ़ेंगे आगे, बोलो। मतलब उधर से तुम आपने माफ कराया तो उनको मतलब हेल्प नहीं हुई कोई? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था इसका कि भैया जब अगर नॉन वायलेंट पीपल और वायलेंट पीपल अलग हो गए तो कांग्रेस नहीं चली क्या? अरे इसमें कांग्रेस थी ना, कांग्रेस टूटी, कांग्रेस भंग थोड़ी ना हुई है, डिसॉल्व थोड़ी हुई है, कांग्रेस तो चल रही है, लेकिन कौन चलाएगा? नॉन वायलेंट पीपल। कौन चलाएगा? नॉन वायलेंट पीपल। ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे अहमदाबाद मीट स्ट्राइक। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अच्छी स्टोरी है, प्यारी स्टोरी है, समझने वाली है, इंटरेस्टिंग है, और ये जानने लायक है कि गांधी जी किस तरीके से अंग्रेजों को बार बार बैकफुट पे धकेल रहे हैं। अहमदाबाद मीट स्ट्राइक, अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। आप सब लोग चुप रहेंगे। अहमदाबाद गुजरात में एक इम्पॉर्टेंट सिटी है गुजरात का, और मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो अहमदाबाद में है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, हुआ क्या, जब 1917 में प्लेग की बीमारी फैली, जब 1917 में प्लेग की बीमारी फैली तो 1918 में इनको मिलना था प्लेग बोनस। क्या मिलना था? फैक्ट्री में बोनस मिलता है। क्या मिलता है? फैक्ट्री में वर्कर्स को बोनस मिलता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनो, अंग्रेजों ने बोनस देने से मना कर दिया। अब ये बात मजदूरों को अखर गई, और इतनी अखरी कि उन्होंने गांधी जी का सपोर्ट लिया। गांधी जी आए और गांधी जी ने बोला क्या मैटर है? बोले इट इज द इशू। इशू ये है कि हमें बोनस नहीं दे रहे हैं, पिछले बार तक तो देते थे, और जो पिछली बार भी बोनस इन्होंने दिया ना वो हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में कम दिया, हमें बोनस कम दे रहे थे ये, और अब तो इन्होंने देने से ही मना कर दिया जबकि प्लेग बीमारी फैली हुई है, तो बोनस देना बनता है, लेकिन इन्होंने बोनस देने से मना कर दिया। तो अंग्रेज बोले क्या है? गांधी जी बोले किससे? मिल वर्कर्स से, जो वर्कर्स थे ना, मजदूर, उन मजदूर से बोले क्या चाहिए? बोले हमें 50% बोनस चाहिए। कितना बोनस चाहिए? 50% बोनस चाहिए। जब ये बात मिल के मालिकों को पता पड़ी, फैक्ट्रीज के मालिकों को पता पड़ी, अंग्रेजों को पता पड़ी, उसमें कुछ अंग्रेज भी थे, कुछ भारतीय भी थे, तो उन्होंने बोला इतना थोड़ी देंगे, 20% ले लो। कितना ले लो? 20% ले लो। किसान मांग रहे हैं, मजदूर मांग रहे हैं 50% बोनस, और ये दे रहे हैं 20% बोनस।
गांधी जी बैठ जाते हैं हड़ताल में। गांधी जी मार्च 1918 में हड़ताल में बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पे, और कुछ नहीं खाते। तो जब ये बात इन लोगों को पता पड़ती है तो ये लोग बोलते हैं अगर ये बात अगर बाहर गई तो दिक्कत होगी। तो ये गांधी जी के पास जाते हैं ब्रिटिशर्स, और ये समझाते हैं कि इस बार देखो क्या हुआ। फैक्ट्री के मालिक समझाते हैं गांधी जी को, देखो पिछले साल क्रॉप फेलियर हो गया तो इतना रॉ मटेरियल आया नहीं, तो फैक्ट्री चल नहीं पा रही है, और अब हम बोनस इतना कैसे देते हैं। तो गांधी जी बोले बोनस तो देना पड़ेगा, फैक्ट्री के उसूल है, तो बोनस तो हर साल मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। दिवाली बोनस होता है, इस टाइप से फैक्ट्री का बोनस होता है, बोनस तो देना पड़ेगा। तो फिर गांधी जी ने बात उन किसानों को बोली, देखो यार तुम्हें भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, वो राजी हो रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत पीछे आना पड़ेगा। तो गांधी जी ने क्या करा, दोनों को एग्री करवा लिया कितने परसेंट पे, इन दोनों का बीच का परसेंट कितना हुआ 35%, क्योंकि इसमें 15 प्लस करो, इसमें 15 माइनस करो। यहाँ पर मजदूर भी खुश, यहाँ पर मिल के मालिक भी खुश कि 15% एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ रहा है, और ये भी खुश है कि हमें 15% का घाटा नहीं हुआ। तो इस तरीके से गांधी जी यहाँ पर भी क्या हो गए, जीत गए और राजी हो गए कि भैया ठीक है, तुम बोनस 20% की जगह ये लोग 35% देंगे, और ये भी खुश हो गए कि हमें 50% की जगह कितना देना है, 35%। अब सब आ जाओ और काम करने लगो। और गांधी जी अब एक क्वेश्चन है, तो भैया गांधी जी हड़ताल में क्यों बैठे, ऐसे समझा देते हैं। हड़ताल पर गांधी जी इसलिए बैठे क्योंकि इन्होंने धमकी दे दी थी कि आप अगर 20% लोगे तो ठीक है, नहीं तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे मजदूरों को। तो गांधी जी हड़ताल में बैठे, बोले ये तो गलत है भाई, नौकरी से निकालना तो तुमको धमकी दोगे, हम हड़ताल में बैठते हैं। तभी भले भाई गांधी जी के पास गए, गलती हो गई, आप आ जाओ और इस चीज़ को संभाल लो। समझे बात को। ये पूरा किस्सा किसका था, अहमदाबाद मेल स्ट्राइक।